वेलकम टू शाजी वॉइस नावल। लेकिन अब वो 5 बजे के बजाय रात 10-11 बजे वापिस आने लगा था। अगर फलक इससे पूछने की कोशिश करती तो वो कहता, मेरी मर्जी, मैं जब चाहूँ घर में आऊं और जरूरी नहीं है कि मैं जहाँ जाऊं तुम्हें इत्तला देकर जाऊं। मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ। फलक इसकी बात से ज्यादा इसके लहजे पर रोहानसी हो जाती। लेकिन मैं परेशान हो जाती हूँ। तुमको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं नन्हा बच्चा नहीं हूँ। वो बात ही खत्म कर देता था। फलक इस सूरत हाल से बहुत परेशान हो गई थी। रचना शादी के बाद कोयटा चली गई थी। वो इसके साथ ये सब डिस्कस नहीं कर सकती थी। फिर कुछ सोचकर इसने मरियम से बात की थी। वो इसकी बात पर जैसे उछल पड़ी थी। इतने महीनों से सलमान का ये रवैया है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैंने तुम्हें क्या किसी को भी नहीं बताया। मेरा ख्याल था वो किसी वजह से परेशान है, इसलिए वक्ती तौर पर इस तरह हो गया है, मगर अब तो तुम अहमक हो जो तुमने इसे इतनी ढील दे दी। यह सब उसके आगे पीछे फिरने का नतीजा है। मेरा ख्याल है वो किसी और लड़की के चक्कर में है। वो मरियम के अंदाजे पर हक्का बक्का रह गई। तुम क्या कह रही हो मरियम? ये कैसे हो सकता है? सलमान इस तरह का नहीं है और अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 2.5-3 साल हुए हैं। वो जैसे खौफसदा हो गई थी। तुम अगर हकीकत का सामना नहीं करना चाहती तो और बात है, वरना इस तरह बात बेबात लड़ना, तुम्हें नुक्स निकालना, तुम्हारे कामों पर एतराज करना, रातों को देर तक घर से बाहर रहना, इस सब का मतलब एक ही है कि उनकी जिंदगी में कोई और मसूफा आ चुकी है। वो होंक बनी मरियम का चेहरा देखती रही। तो फिर अब मैं क्या करूं मरियम? अब क्या होगा? कुछ लम्हे गुजरने के बाद उसे मरियम की बातों पर यकीन आने लगा था। कुछ नहीं होगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि तुम जरा खुद पर पहले से ज्यादा ध्यान दो। जरा अच्छे और ठीक ठाक किस्म के कपड़े पहनो। इस पर ज्यादा तवज्जो दो। हो सके तो इसके साथ कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चली जाओ। जिन बातों पर उसे एतराज है वो चीजें ही होने ना दो। कोशिश करो कि इसे किसी बात पर एतराज का मौका ही ना मिले। और फिर भी अगर वो ठीक नहीं होता तो इससे साफ साफ बात करो। इस रवैये की क्या वजह है? वो क्या चाहता है? मरियम ने इसे जैसे गुर बताने शुरू कर दिए थे। वो बड़े इन्हेमाक से उसकी बातें सुनती रही। उसके घर से वापसी पर वो सीधा घर जाने के बजाय ब्यूटी पार्लर चली गई थी। उसने वहां जाकर अपना हेयर स्टाइल तब्दील करवाया, बालों में एस्ट्रिक्स डलवाई, आईब्रोज की शेप को कुछ और तीखा करवाया। वापस घर आने के बाद उसने सलमान का पसंदीदा लिबास पहना था, मगर मेकअप करने के बाद उसने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखा। उसे यकीन था कि वो कभी भी इतनी खूबसूरत और फ्रेश नहीं लगी थी जितनी आज लग रही थी। वो रात 11 बजे आया था और खिलाफे मामूल उसने फलक को लाउंज में देखा था। उसने कुछ हैरानी से उसकी तैयारियों को देखा था और फिर एक लफ्ज बोले बगैर बेडरूम में चला गया। वो कुछ दिल गिरफ्ता हुई। इसका ख्याल था कि वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि चंद लम्हों तक उससे नजर नहीं हटा पाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसकी नजर बहुत सरसरी थी। वो उसके पीछे बेडरूम में चली आई। मैं खाना लगा दूं? खुद पर काबू पाकर उसने बड़े हशाश बशाश अंदाज में पूछा था। वो एक बार फिर ठटका था। क्या मैं तुम्हें अहमक नजर आता हूँ कि मैं इस वक्त खाना खाने बैठूंगा? लेकिन मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? रोज तो खा लेती हो। तो फिर आज इस खास अनायत की वजह क्या है? बहरहाल खाना नहीं खाया तो खा लो, ये तुम्हारा मसला है। वो बेड पर बैठा हुआ शूज उतार रहा था। मैंने आज तुम्हारी पसंद की डिशेस बनवाई हैं। वो अब मायूस हो रही थी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इन डिशेस में, और हाँ, एक बात और। वो वॉशरूम की तरफ जाते जाते मुड़ा था। क्या सारा दिन इस तमाशे से तुम्हारा दिल नहीं भरता जो अब तुम रात को भी इसे लाद कर बैठ गई हो? तुम बीवी हो, मॉडल या एक्ट्रेस ना बनो। इसका इशारा इसके मेकअप और कपड़ों की तरफ था। वो सुन हो गई थी। इसे क्या हो गया है? ये पहले तो क्या वाकई कोई दूसरी लड़की? वो एक बार फिर खौफ सदा हो गई थी। सलमान अंसर के मामूलात को इसकी किसी कोशिश ने नहीं तोड़ा था। वह जिस तरह चाहता रहता, जहाँ चाहता जाता, जब चाहता घर आता और जब दिल चाहता घर ना आता। दिन ब दिन फलक की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता गया था। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे बताओ सलमान, तुम्हें क्या हुआ है? वो इस दिन उसके इंतजार में रात के 2 बजे तक बैठी रही थी और उसके आते ही उसने उससे पूछना शुरू कर दिया। वो जवाब दिए बगैर सीधा बेडरूम में चला गया था। वो लपकती हुई उसके पीछे गई। सलमान अपनी टाई खोल रहा था। सलमान, मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वो इसके मुकाबिल आकर खड़ी हो गई थी। वो सद नजरों से इसे देखता रहा, फिर बाजू पकड़कर सामने से हटाकर ड्रेसिंग में चला गया। वो बर्फ के मुजस्मे की तरह वहीं खड़ी रही। मैं तुम्हारे सामने आती थी तो सलमान तुम्हारा सांस रुक जाता था।
میں بالمقابل آتی تھی تو تمہاری نظر کو اسیر کر لیتی تھی، تمہارے وجود کو ہپناٹائز کر دیتی تھی، تم تو میرے معمول بن جاتے تھے۔ تم میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی ہے کہ تم مجھے سامنے سے ہٹا دو، میرا جادو توڑ دو، مجھ سے نظر چراؤ؟ سلمان انصر، میرا خدشہ ٹھیک ہے، تمہارے اور میرے درمیان کوئی تیسرا آ گیا ہے، نہیں آ گئی ہے، کوئی فلک سے بڑھ کر، کوئی فلک سے بہتر، اور اب تمہارے وجود پر کیا اس کا جادو چلا کرے گا؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ زور زور سے چیخے چلائے اور اسے بتائے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، اسے یاد دلائے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ چند منٹ بعد نائٹ ڈریس میں ملبوس ڈریسنگ سے باہر آ گیا تھا۔ فلک نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اسے وہ بے حد تھکا، بہت بجھا بجھا سا لگا تھا۔ سلمان نے اپنے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے ایک نظر اس کے چہرے پر دوڑائی تھی۔ اس کے گال آنسوؤں سے بھیگ رہے تھے۔ وہ آنکھیں چرا کر اپنے بیڈ کی طرف چلا گیا۔ فلک کے دل پر جیسے کسی نے گھونسا مارا تھا۔ تو اب میرے آنسوؤں میں بھی اتنی طاقت نہیں رہی کہ یہ تمہیں باندھ لیں، تمہیں ہلنے نہ دیں؟ کیا ہر چیز آج ہی بے اثر ہو جائے گی؟ فلک، اور کچھ بھی کرو مگر میرے سامنے رویا مت کرو، میں تمہارے آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کون سی چیز ہے جو تمہیں رونے پر مجبور کرتی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں وہ چیز ہی ختم کر دوں گا۔ میں نے تم سے شادی تمہیں رلانے کے لیے نہیں کی، تمہارے آنسو دیکھنے کے لیے نہیں کی۔ تم جانتی ہو تمہاری آنکھوں کو خدا نے آنسوؤں کے لیے نہیں بنایا ہے، تمہاری آنکھوں کو ہنسنے کے لیے بنایا گیا ہے، فلک، رونے کے لیے نہیں۔ تم روتی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، جیسے دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا یہ سب اسی شخص نے تو کہا تھا، اور آج اس کو میرے آنسو نظر نہیں آئے۔ آج میرے آنسو دیکھ کر کیا اس کے لیے دنیا ختم نہیں ہوئی؟ کیا اس کا سب کچھ باقی رہ گیا ہے؟ وہ یکدم سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر لائٹ آف کر چکا تھا۔ فار گاڈ سیک، بند کرو یہ رونا دھونا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیا میں یہاں نہیں آیا کروں؟ کیا اس گھر سے چلا جاؤں کہیں؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بیڈ پر اپنا سر پکڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ فلک نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی۔ کمرے میں روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں میں اتنی بری کیوں لگنے لگی ہوں سلمان؟ بات کرتی ہوں تو تمہیں اچھا نہیں لگتا، ہنستی ہوں تو تمہیں برا لگتا ہے، روتی ہوں تو تم چلاتے ہو۔ اتنی نفرت کیوں ہو گئی ہے؟ تمہیں مجھ سے ایسے تو کبھی بھی نہیں تھے۔ تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے، میری آواز سننا نہیں چاہتے، تم ایسے نہیں تھے سلمان، تم کبھی بھی ایسے نہیں تھے۔ اس نے بات کرتے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اسے جیسے کرنٹ لگ گیا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ میں خود نہیں جانتا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے فریج کے پاس جا کر پانی کی بوتل نکالی تھی اور اسے کھول کر پانی کے چند گھونٹ پیے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بنا پلکیں جھپکائی اسے دیکھتی رہی، اور اب وہ بوتل ہاتھ میں لیے بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کیا تم کسی اور سے محبت کرنے لگے ہو؟ اس نے سانس روکتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ یکدم اپنی جگہ ٹھہر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر شکست خوردگی تھی۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ ابھی تک سانس روکے پلکیں جھپکائے بغیر اس کے جواب کی منتظر تھی۔ کیا کوئی اور؟ اس نے ایک بار پھر پوچھنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ ہاں فلک، میں کسی اور سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اسے پہلی بار پتا چلا تھا کانوں میں سیسا اترنا کسے کہتے ہیں۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھے گئی۔ کیا فلک کے سوا سلمان انصر کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟ کیا فلک کے ہوتے ہوئے سلمان انصر کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟ وہ جیسے کنگ ہو گئی تھی۔ اب کیا پوچھنا چاہیے؟ وہ کون ہے، کیسی ہے؟ یا پھر یہ کہ تمہیں اس سے محبت کیسے ہوئی، کیوں ہوئی؟ یا یہ کہ تم اس سے کہاں ملے، کیوں ملے؟ یا پھر یہ کہ تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا، مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ وہ سوالوں کا انبار ذہن میں لیے لرزتے جسم کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ یقین کرو فلک، میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے بول رہا تھا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ وہ میری فیکٹری میں کام کرتی ہے، پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں، اس کا نام تابندہ ہے۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ خوبصورت؟ تم نہیں جانتی، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے۔ میں اسے اگر دن میں ایک بار نہ دیکھوں تو یقین کرو میں کچھ اور دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ یقین کرو فلک، میں چاہوں بھی تو کچھ اور دیکھ نہیں پاتا، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تم نے کبھی کسی چمگادڑ کو دن کے وقت دیکھا ہے فلک؟ میں اس کا چہرہ دیکھے بغیر بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا۔ فلک کا چہرہ آنسوؤں سے ایک بار پھر بھیگنے لگا تھا۔ سلمان، کیا وہ تم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے؟
اس نے ڈوبتے ہوئے جہاز کے کسی بادبان کو کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں وہ کرتی ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ یہی کہتی ہے، اور مجھے اس کی باتوں پر یقین ہے۔ وہ اب اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ کوئی تمہیں مجھ سے زیادہ کیسے چاہ سکتا ہے؟ وہ چاہتی ہے، تابندہ چاہتی ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ جھوٹ بولتی ہے سلمان، وہ غلط کہتی ہے۔ اس نے کسی ننھے بچے کی طرح روتے ہوئے سلمان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی تابندہ، کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتی۔ مجھے اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پہ یقین ہے۔ میں نہیں جانتا ایسا کیوں ہے، مگر فلک، وہ بولتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے اس پہ اعتبار کرنے کو۔ میرا دل گواہی دیتا ہے اس کے ایک ایک لفظ کی سچائی کی۔ اس پر یقین کرنا یا نہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، جیسے اس سے محبت کرنا یا نہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کسی آری کے ساتھ اسے کاٹ رہا تھا۔ تم اس سے محبت کیسے کر سکتے ہو سلمان؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اس نے جیسے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں تم سے محبت کرتا تھا یا نہیں، مگر مجھے اس سے محبت ہے۔ نہیں، محبت نہیں، مجھے عشق ہے۔ یاد ہے تم نے ایک بار کہا تھا فلک، محبت تو رگوں میں خون بن کر بہتی ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ کیسے ہوتا ہے۔ فلک، میں اسے دیکھتا ہوں تو ہپناٹائز ہو جاتا ہوں۔ وہ جو کہتی ہے میں وہی کرتا ہوں، وہ جو چاہتی ہے مجھ سے وہی ہوتا ہے۔ میں اس کی آواز نہ سنوں تو مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ وہ ہنستی ہے تو اس کے ہر کہکے کے ساتھ میرے دل کی ایک دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ وہ قدم اٹھائے تو میرا دل چاہتا ہے میں زمین بن جاؤں، صرف اس لیے کہ اس کے پیروں کے نیچے آ جاؤں، وہ مجھ پر سے گزرے، اس کے پیروں کو بھی اگر کوئی چیز چھوئے تو وہ میرا وجود ہو۔ وہ رکے تو میرا دل چاہتا ہے دنیا کی ہر حرکت کرنے والی چیز کو روک دوں، ہر چیز کو، چاہے وہ انسان ہو یا مشین یا پھر ہوا یا بہتا پانی۔ میں اسے سب کچھ دے دینا چاہتا ہوں، سب کچھ، ہر چیز جو میرے پاس ہے میں اسے دے دینا چاہتا ہوں، چاہے وہ اسے رکھے یا آگ لگا دے یا کسی کو دے دے، مجھے پرواہ نہیں۔ بس میں اسے خوش کرنا چاہتا ہوں، اسے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے عشق ہے۔ تم نہیں جانتی فلک، وہ ایک خنجر لے کر میرے وجود کو کاٹنا شروع کر دے، ایک ایک پور، انگلی، ہاتھ، کلائی، بازو، کوہنی، کندھا، تو میں اسے اپنا ایک ایک حصہ دیتا رہوں گا، کسی ہچکچاہٹ، کسی اعتراض کے بغیر۔ اسے حق ہے، چاہے تو مارے، چاہے تو کاٹے، چاہے تو جلا دے، مگر سب اپنے ہاتھ سے کرے، اپنے ہاتھ سے۔ میں نہیں جانتا فلک یہ سب کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، مگر یہ سب ہو چکا ہے۔ میں تابندہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہوں، مگر اس کے بغیر نہیں۔ اس کے بغیر رہوں گا تو نہ مجھے کچھ نظر آئے گا، نہ میں کچھ سن سکوں گا، اور نہ میں کچھ بول سکوں گا۔ میں ایسی زندگی گزارنا نہیں چاہتا فلک، میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ وہ اب رو رہا تھا، اسے یاد نہیں تھا اس نے کبھی سلمان انصر کو روتے دیکھا ہو، یوں بلک بلک کر، پھوٹ پھوٹ کر زاروں کے تار، اور وہ بھی ایک عورت کے لیے، ایک دوسری عورت کے لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اسے بتائے کہ میرے لیے تم وہی سب کچھ ہو جو وہ تمہارے لیے ہو گئی ہے۔ میں بھی تمہیں دیکھے بغیر اندھی ہو جاتی ہوں، میں بھی تمہاری آواز سنے بغیر کچھ اور سننے کے قابل نہیں رہتی، میں بھی تم سے باتیں کیے بغیر کسی دوسرے سے بات نہیں کر سکتی۔ پھر تمہیں یہ سب کچھ کیوں پتا نہیں چلا؟ مگر وہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی تھی۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں فلک، تم اجازت دو گی تو بھی، نہیں دو گی تو بھی میں اس سے شادی کر لوں گا، مگر میں چاہتا ہوں یہ کام تمہاری رضامندی سے ہو۔ ہم دونوں نے بہت سا وقت اکٹھے گزارا ہے، اچھا وقت گزارا ہے، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر میں تابندہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو، جو محبت کرتے ہیں وہ تو بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں، کیا تم مجھے اس سے شادی کی اجازت نہیں دے سکتی؟ اب وہ اس کا ہاتھ تھامے اس سے کہہ رہا تھا، سورہ اسرافیل کیسا ہوگا وہ اب اندازہ لگا سکتی تھی۔ میں بھی تو تم سے محبت کرتی ہوں، اتنی نہیں بلکہ اس سے زیادہ محبت جتنی وہ لڑکی تم سے کرتی ہے۔ اس نے اپنے مہروں کو آگے بڑھانے کی آخری کوشش کی تھی۔ وہ مایوسی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مگر مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی محبت کی ضرورت ہے۔ میں نے کون سی غلطی کی ہے سلمان؟ مجھے نہیں پتا، بس مجھے اس سے محبت ہے۔ میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، پچھلے 3 سال میں کیا نہیں کیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے بس وہ چاہیے۔ میں نے پچھلے 3 سال میں زندگی کو ویسے گزارا ہے جیسے تم نے چاہا ہے، پھر بھی تم مجھ سے خوش نہیں ہو، بیزار ہو گئے ہو، تو میں کیا کروں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا، تم نے یہ سب اپنی مرضی سے کیا، مگر مجھے صرف تابندہ کی ضرورت ہے۔ تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ تم خوش ہو جاؤ، مجھ سے محبت کرنے لگو، مجھے ٹھکراؤ نہ۔
मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात, कोई चीज़ खुश नहीं कर सकती क्योंकि तुम ताबिंदा नहीं हो। मैंने तुमसे मोहब्बत की है। जो मोहब्बत करते हैं, क्या उन्हें इस तरह ठोकर मारी जाती है? क्या तुम मुझे इस तरह छोड़ दोगे? जो भी चीज़ मेरे और ताबिंदा के दरमियान आएगी, मैं उसे छोड़ दूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि कोई मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। मेरे लिए बस वो काफ़ी है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे ताबिंदा की ज़रूरत है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें बांटना नहीं चाहती किसी के साथ। तुम्हारी मोहब्बत में कमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे दस्तबरदार होना ही पड़ेगा। ताबिंदा को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, खुदकुशी कर लूंगी। ये तुम्हारा अपना फैसला होगा। तुम जो चाहो कर सकती हो। तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। ताबिंदा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, ये मैं नहीं जानता। बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? पता नहीं, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अगर मुझे इल्म होता कि मेरी जिंदगी में ताबिंदा आएगी तो मैं कभी तुमसे शादी ना करता। मेरा वजूद तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। नहीं, ये मेरे लिए नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ ताबिंदा का है। हर मोहरा बारी बारी पिसता गया था। उसका सांस घुटने लगा था। वो उठकर कमरे से बाहर आ गई। लाउंज में खामोशी भी थी और तारीकी भी। यही दोनों चीजें इसके अंदर थी। वो लाइट ऑन करके सोफा पर बैठ गई। दुनिया में तुमसे ज्यादा मुकम्मल कोई दूसरी लड़की नहीं है। बहुत अरसा पहले सलमान की कही हुई एक बात उसके कानों में गूंजने लगी थी। और अब मुझसे ज्यादा बेहतर, ज्यादा मुकम्मल तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। उसने अपनी आस्तीन से चेहरा रगड़ा था। फिर उसके दिल में पता नहीं क्या आई। वो उठकर वॉशरूम में आ गई। दीवार पर लगे हुए लंबे चौड़े आईने के सामने खड़े होकर उसने अपने आप को देखा था। फिर उसने अपने बालों में लगाया हुआ क्लिप उतार दिया। उसकी स्याह सिल्की स्टेप्स में कटे हुए बाल कांधों पर बिखर गए थे। उसने वाश बेसन के नल में से पानी लेकर चेहरे पर छींटे मारे थे। फिर तौलिया स्टैंड से तौलिया लेकर चेहरे को खुश किया। क्या मैं खूबसूरत नहीं रही? उसने जैसे आईने से सवाल किया था। क्या मैं बस सूरत हो गई हूँ? क्या मेरी आंखें अब दिलों को तस्खीर करने के काबिल नहीं रही? क्या मेरी मुस्कुराहट अपनी कशिश खो चुकी है? क्या मेरे होंठ और नाक हुस्न नहीं, सिर्फ गोश्त के लोथड़े हैं? क्या मेरी धूंधिया रंगत में कोई फर्क आ गया है? वो एक एक चीज को हाथ लगाकर सोचती रही। कुछ भी नहीं बदला। कुछ भी तो नहीं बदला। ना आंखें, ना होंठ, ना रंगत, ना नाक, ना चेहरा, ना बाल, ना जिस्म। कुछ भी तो नहीं बदला। फिर उसका दिल कैसे बदल गया, नजर कैसे बदल गई। उसने आईने को देखते हुए कहा था। आईना हुस्न दिखा रहा था। सिल्क की स्लीवलेस सफेद नाइटी में मलबूस संगे मरमर से तराशीदा एक वजूद जो सर से पांव तक हुस्न में ढला हुआ था। कहीं कोई ऐप, कोई नुक्स उसने तलाश करना शुरू किया था। हर चीज मुकम्मल है। फिर भी उसने मायूसी से आईने को देखा। अगर इश्क हुस्न से होता है तो मैं हुस्न हूँ। फिर वो ताबिंदा। एक आग उसके वजूद को अपने हसार में लेने लगी थी। हाँ, कोई तो बात होगी उसमें, कोई तो चीज होगी इसमें जो सलमान को मुझ में मिली, जो उसे मुझसे दूर ले गई, जिसने उसका दिल मुझसे फेर दिया। मुझे भी तो देखना चाहिए क्या है उस औरत में जिसने सलमान अंसर को यूं मिसमराइज कर दिया है कि उसे दुनिया नजर नहीं आती, फलक शेर अफगन नजर नहीं आती। मुझे भी तो देखना है क्या है इन कदमों में जिनके नीचे वो अपने वजूद को मट्टी बनाकर बखेर देना चाहता है, सिर्फ इसी चाह में कि वो कदम उस मट्टी को छुएं। क्या वो मेरे पैरों से ज्यादा खूबसूरत हो सकते हैं? उसने अपनी नाइटी को उठाकर झुककर अपने पैर देखे थे। वो इतने ही दूधिया, उतने ही नरमो नाजुक, उतने ही मुकम्मल थे जितने उसके वजूद का कोई दूसरा हिस्सा। मुझे भी तो देखना चाहिए वो कैसा वजूद है जिसके नाम वो अपनी सारी जिंदगी कर देना चाहता है। वो कैसे हाथ हैं जो उसे खंजर से काट दें तो उसे शिकायत नहीं होगी। वो कौन से होंठ हैं जो बात करें तो इसे दुनिया में कुछ और सुनाई नहीं देता। वो कौन सा वजूद है जो रुके तो वो हवा को रोक देना चाहता है। वो एक बार फिर पिघल रही थी। और अगर वो औरत मुझसे ज्यादा खूबसूरत हुई तो फिर मैं क्या करूंगी? क्या उसे सलमान पर काबिज होने दूं? क्या उसका रास्ता खाली छोड़ दूं? मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी? हाँ, मैं इस हुस्न को खत्म कर दूंगी जिसने सलमान को पागल बना दिया है। मैं उसे उस काबिल नहीं छोड़ूंगी कि वो उसे दोबारा देखे, दोबारा उसकी तरफ जाए। मैं उसका वो चेहरा ही बिगाड़ दूंगी जिसने सलमान को अपना असीर किया है। वो आंखें मिटा दूंगी जिसने, वो आईने के सामने खड़ी किसी पागल की तरह खुद से बातें कर रही थी। बहुत देर बाद वो थके थके कदमों से वॉशरूम से बाहर निकल आई। लाउंज के सोफे पर लेटकर उसने आंखें बंद कर ली थी। आंसू एक बार फिर चेहरे पर फैलने लगे।
तुम जानते ही नहीं, तुम्हें या तुम्हारी मोहब्बत को खोने से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है जो कोई मुझे लगा सकता है। क्या नहीं है मेरे पास? सब कुछ तो है। अब अगर नहीं है तो सिर्फ तुम नहीं हो। मैं तो तुम्हें अपने साय के साथ शेयर नहीं कर सकती। किसी दूसरी औरत के साथ कैसे कर लूं? कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरे अलावा तुम किसी और से बात करो, किसी औरत का हाथ थामो, किसी और के आंसू पूंजो, किसी और को अपना नाम दो। तबिंदा सलमान नहीं, मैं तो तुम्हारे लिबास की एक धज्जी तक किसी को नहीं दे सकती। तुम्हारे पूरे वजूद को किस तरह दे दूं, और वो भी अपने हाथ, अपनी मर्जी से? ये नहीं कर सकती सलमान अंसर, बस मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हारे बदले चाहे कोई मुझसे सब कुछ ले ले, मुझे तुम्हारा वजूद चाहिए। तुम्हें मैं किसी को नहीं दे सकती। उस औरत को क्या मोहब्बत होगी तुमसे? उसको तो पैसा चाहिए होगा। मैं उसे पैसा ही दूंगी, तुम्हें खरीद लूंगी उससे। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं उसके चेहरे को तेजाब से जला दूंगी। उसे उस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी कि तुम दोबारा कभी उस पर नजर डालो। वो रोते रोते पता नहीं किस वक्त सो गई थी। सुबह जिस वक्त उसकी आंख खुली, घर में नौकर आ चुके थे। वो उठकर अपने कमरे में आई, कमरा खाली था, वो वहां नहीं था। उसने घड़ी देखी, 10:30 बज रहे थे। वो थके हुए अंदाज में आकर बेड पे लेट गई। बहुत देर तक वो इसी तरह आंखें खोले छत को घूरती हुई वहां पड़ी रही। फिर वो उठकर वॉशरूम में घुस गई थी। शावर लेने के बाद खास तौर पर मुंतखब किए हुए कपड़े पहनकर वो बाहर निकली थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर उसने अपने बालों में रोलर्स लगाने शुरू किए। वो आज बहुत खास बनकर वहां जाना चाहती थी, बहुत ही खास बनकर। वो उस औरत को दिखाना चाहती थी कि सलमान अंसर की बीवी क्या है, फलक क्या है। आधे घंटे बाद, मेकअप मुकम्मल करने के बाद, उसने रोल्स उतारकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपना जायजा लिया था। बहुत देर तक वो अपनी अक्स से नजरें नहीं हटा सकी। जुर्मदी रंग की सिल्क की साड़ी और डार्क ग्रीन कलर के खुले गले के नेट के ब्लाउज में वो एक मुकम्मल औरत लग रही थी, किसी खामी किसी कमी के बगैर। उसने बहुत संजीदगी से एक बार फिर खुद पे नजर दौड़ाई थी। फिर उसने चैनल 5 निकाल कर गर्दन के दोनों इतराफ में उसका स्प्रे किया। परस और ग्लासेस उठाकर वो बेडरूम से निकल आई थी। रास्ते में से तेजाब की एक बोतल खरीद लेना। फैक्ट्री चलने का हुक्म देने के बाद उसने ड्राइवर से कहा था। ड्राइवर ने हैरत से उसे देखा था, मगर जवाबन कुछ नहीं कहा। एक दुकान से तेजाब की बोतल खरीदने के बाद उसने फलक को थमा दी। उसने कुछ देर तक उसे हाथ में थामे रखा था, फिर इसका ढकना खोलकर कार्क निकाल दिया। बोतल का ढक्कन बंद करके उसने उसे अपने बैग में रख लिया था। फैक्ट्री पहुंचने के बाद वो सलमान के ऑफिस की तरफ नहीं गई थी, बल्कि एडमिन ऑफिस के कमरे में चली गई थी। अलियास साहब उसे अपने कमरे में देखकर गड़बड़ा गए थे। मैडम आप यहाँ? हाँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आप बैठ जाएं। वो खुद कुर्सी खींचकर बैठ गई थी। अलियास साहब कुछ नर्वस होकर बैठ गए। पैकिंग डिपार्टमेंट में ताबिंदा नाम की कोई लड़की है? चंद लम्हे दफ्तर का जायजा लेने के बाद उसने बहुत सर्द लहजे में उनसे पूछा। वो इसके सवाल पर कुछ और नर्वस हो गए थे। मैडम, वहां तो बहुत सी लड़कियां होंगी जिनके नाम ताबिंदा हैं। आप किस लड़की का पूछ रही हैं? उसने अपनी नजरें उनके चेहरे पर गाड़ दी। वो परेशान हुए। मैं सलमान अंसर वाली ताबिंदा का पूछ रही हूँ। इतने डायरेक्ट रेफरेंस पर उनके चेहरे पर पसीने आने लगे थे। क्यों? क्या यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके साथ सलमान अंसर? उसने तल्ख लहजे में कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी थी। मैडम देखें, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो उसने उनकी बात काट दी थी। अगर मुझे घर में बैठकर इस चक्कर का पता चल सकता है तो मैं ये तो नहीं मान सकती कि आपको इन सब बातों का पता ना हो। आफ्टर ऑल आप एडमिन ऑफिसर हैं। बास और वर्कर्स के रवाबित का आपको पता नहीं होगा तो किसको पता होगा? बहरहाल मैं आपको कोई इल्जाम नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ उस लड़की से मिलना चाहती हूँ, आप उसे बुलवाएं। उसने जैसे ही बात खत्म कर दी, इस बार अलियास साहब के चेहरे पर नदामत नुमाया थी। नहीं, मैंने सलमान साहब से बात की थी कि इनके और इस लड़की के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं, मगर उन्हें इसकी परवाह ही नहीं है। वो उसे हर रोज छुट्टी के वक्त साथ लेकर जाते हैं। वो पैकिंग का काम करती थी, मगर सलमान साहब ने उसे शोबे का इंचार्ज बना दिया है। मेरे बात करने पर साहिब ने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया। उनका ख्याल है कि मुझे उनसे सब चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, मुझे सिर्फ अपने काम से काम होना चाहिए। अलियास साहब ने अपनी सफाई देने की कोशिश की थी। आप उसे बुलाएं, उसने एक बार फिर उनसे कहा था। उन्होंने बेल बजाकर चपरासी को बुलाया और फिर उस लड़की को बुलाने के लिए भेज दिया। चपरासी के जाने के बाद उन्होंने एक बार फिर कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर उसने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया था। मैं यहाँ आपकी वजाहतों के लिए नहीं आई हूँ, आप खामोश रहें, उसने बड़े खुश्क लहजे में उनसे कहा था। वो सुर्ख चेहरे के साथ सर झुका कर रह गए। वो तेज होती हुई धड़कन के साथ उस लड़की का इंतजार करती रही। कुछ देर बाद दरवाजा खुला।
दरवाजा खुलने की आवाज पर वो बे इख्तियार अपनी सीट से खड़ी होकर पीछे मुड़ी और फिर जैसे वो पत्थर की हो गई थी। सर, आपने मुझे बुलवाया है? उसने अलियास साहब से कहा था। हाँ मैडम, तुमसे। इसे भिजवा दें, वो जैसे किसी पताल से बोली थी। सब कुछ धुआं धुआं होता जा रहा था। उसे अपना जिस्म मफलूज होता हुआ लगा था। वो सवालिया नजरों से फलक को देखती हुई कमरे से निकल गई थी। वो सांस रोके बेहिस्सो हरकत किसी मुजस्मे की तरह अभी तक वैसे ही खड़ी थी। तुम जानती नहीं वो क्या है। मैं अगर उसे ना देखूं तो मैं कुछ और देखने के काबिल नहीं रहता। तुमने कभी चमगादड़ को दिन के वक्त देखा है? मैं उसका चेहरा देखे बगैर बिल्कुल वैसा ही हो जाता हूँ। इसके कानों में किसी की आवाज आ रही थी। याद है तुमने एक बार कहा था फलक, मोहब्बत तो रगों में खून बनकर बहती है। मैंने उसे देखा तो मुझे पता चला ये कैसे होता है। वो कदम उठाए तो मेरा दिल चाहता है मैं जमीन बन जाऊं ताकि उसके पैरों को भी अगर कोई चीज छुए तो मेरा वजूद हो। तुम नहीं जानती फलक, वो अगर एक खंजर लेकर मेरे वजूद को काटना शुरू कर दे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। उसे हक है, चाहे तो मारे, चाहे तो काटे, चाहे तो जला दे, मगर सब कुछ अपने हाथ से करे। हर लफ्ज इसके चेहरे को तारीख करता जा रहा था। हर एक को भकारी बनाकर रास्ते में बैठाया हुआ है और हर एक खुद को मालिक समझता है। जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक घुटनों पर नहीं गिरता, अपनी औकात का पता ही नहीं चलता। वजूद के नसीब में है भकारी होना, बस जात भकारी नहीं होती। वजूद के मुकद्दर में मांगना है, जात का वस्फ देना है। मैं क्या, तू क्या बीबी, सब भकारी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो भकारी बनना ही पड़ता है। मांगना ही होता है। कोई इश्क मांगता है, कोई दुनिया, और जो ये नहीं मांगता वो ख्वाहिश का खत्म होना मांगता है। इसका वजूद जैसे किसी जल्जले की जद में था। उसकी नजर में जो एक बार आ जाता है हमेशा रहता है, और उस नजर को कीचड़ की परवाह नहीं होती। 6 माह पहले दरिया के किनारे उस फकीर के कहे गए लफ्ज उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। हाँ, सारी बात नजर ही की तो है, जिससे उसने मुझे महरूम कर दिया है और इस औरत को नवाज दिया है। वरना सलमान अंसर कभी इस औरत को तो ना चाहता, मगर ये तो अल्लाह है ना जिसने मेरे चेहरे से नजर उठा ली है। फिर सलमान अंसर को क्या नजर आए? वो बुड़बुड़ाने लगी थी। मैडम, आप ठीक तो हैं? उसे अलियास साहब की आवाज आई। उसने पलटकर उन्हें देखा था। अलियास साहब को उसकी आंखों में वहशत का एक अजीब आलम नजर आया था। वो नॉर्मल नहीं लग रही थी। वो चंद लम्हे कुछ कहे बगैर उन्हें देखती रही, फिर कुर्सी से अपना बैग उठाकर कमरे से निकल गई। मर्द तो दरवाजा है, दरवाजे का काम रास्ता देना होता है, यहाँ रास्ता रोकना। तेरा रास्ता उसने रोक दिया है। तेरा ही क्या, हर औरत का रास्ता उसने रोक दिया है, आगे जाने ही नहीं देता। उसे लेकर क्या करेगी तू? ये कुल नहीं है बीबी, ये कुल नहीं है। तू कुल की ख्वाहिश क्यों नहीं करती? वजूद की तलब क्यों है? तुझे जात की चाह क्यों नहीं है? जहन की दीवार पर कुछ लफ्ज बार बार उभर रहे थे। एक आवाज बार बार गूंज रही थी। वो चुपचाप घर आ गई थी। कमरे में आकर उसने एक एक जेवर उतार कर फेंकना शुरू कर दिया। किसी जनूनी की तरह वो सब कुछ उतारती गई थी। कॉटन का एक सूट पहनकर, चेहरा धोकर वो वापस वॉशरूम से कमरे में आ गई थी। कमरे में हर तरफ चीजें बिखरी हुई थी। घड़ी, नेकलेस, अंगूठियां, ब्रेसलेट्स, चूड़ियां, इयररिंग्स। वो खाली नजरों से इन सब चीजों को देखती रही थी। फिर सोफे से टेक लगाकर कारपेट पर बैठ गई थी। ट्यूबलाइट्स की रोशनी कमरे में बिखरी हुई ज्वेलरी को चमका रही थी। वो किसी बुत की तरह उन पर नजरें गाड़े बैठी थी। वो नहीं जानती थी कितनी देर वो इस तरह बैठी रही थी। वो रात के वक्त वापस घर आया था। कमरे में दाखिल होते ही वो कमरे में बिखरी हुई चीजों को देखकर चौंका था। वो सोफे से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। तुम आज फैक्ट्री आई थी? वो अपना ब्रीफ केस बेड पर उछाल कर वो इसके सामने आ खड़ा हुआ था। उसने आंखें खोल दी और पैरों से सर तक उसके दराज का वजूद को देखा था। तुम ताबिंदा से क्यों मिलना चाहती थी? इस बार इसका लहजा पहले से भी ज्यादा जारहाना था। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ सलमान, तुम ताबिंदा से शादी कर लो। चल हमने बात जब वो बोली तो इसका जवाब सलमान को हैरान कर गया था। वो अब उठ खड़ी हुई थी। कमरे का दरवाजा खोलकर वो लाउंज में आ गई। फोन का रिसीवर उठाकर उसने अपने घर का नंबर मिलाना शुरू किया था। ओह फलक, ये तुम हो? इस वक्त किस लिए फोन किया है? खैरियत तो है? खामोश क्यों हो? उसकी मम्मी ने फोन उठाते ही उसकी आवाज पहचान ली थी। मम्मी, आप कहती थी आपने मुझे जिंदगी में सब कुछ सिखाया है, कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी। आप झूठ बोलती हैं मम्मी, आपने मुझे सबसे बड़ी, सबसे अहम चीज नहीं सिखाई। वो बोल रही थी। क्या हुआ मेरी जान, क्या नहीं सिखाया? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? मम्मी, आपने मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना नहीं सिखाया। आपने आपने मुझे इसको ढूंढना नहीं सिखाया। आपने मुझे कंगाल कर दिया है मम्मी, आपने मुझे भकारी बना दिया है।
ایسا کیوں کیا ممی، ایسا کیوں کیا؟ وہ اب چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ آپ نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ممی، مجھے تو کوئی اٹھانے والا ہی نہیں رہا۔ آپ نے مجھے دنیا میں اکیلا کر دیا ممی، آپ نے مجھ پر ظلم کیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی جا رہی تھی۔ گھر کے ملازم لاؤنج میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر سلمان بھی لاؤنج میں آ گیا تھا۔ ریسیور اب اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ وہ نیم وشی کے عالم میں اب بھی وہی چلا رہی تھی، مجھے اللہ کی محبت نہیں دی، مجھے اس کو ڈھونڈنا نہیں سکھایا، مجھے گرا دیا، اس کی نظر سے گرا دیا۔ اس نے بہت آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی تھی۔ کمرے میں اس کے بیڈ کے پاس ممی بیٹھی تھی اور تھوڑی دور کے کچھ فاصلے پر ایک آدمی پاپا کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی لیکن ذہن ابھی غنودگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ کمرہ، یہ کون سا کمرہ ہے؟ ہاں یاد آیا، یہ تو میرا کمرہ ہے اپنے گھر میں، یعنی میں سلمان کے گھر میں نہیں ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ ہر چیز کو پہچاننا شروع کر دیا۔ کسی نے بھی اس کے پاس آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے اعصاب پر ایک عجیب نشہ آور کیفیت سوار تھی۔ تھوڑی دیر بعد پاپا اور وہ آدمی اس کے پاس آ گئے تھے۔ پھر اس نے اپنے بازو میں ہلکی سی چبھن محسوس کی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ 10-15 منٹ تک یہ ٹھیک ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے اب یہ پہلے کی طرح نہیں چیخیں گی۔ اس نے اپنے کانوں میں کسی کی آواز سنی تھی، شاید اس آدمی کی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ غنودگی بڑھتی جا رہی تھی، پلکیں اور بوجھل ہو گئی تھی۔ دوبارہ جب اسے ہوش آیا تب بھی کمرے میں وہی لوگ تھے، ممی، پاپا اور وہ آدمی، مگر اب اسے آنکھیں کھلی رکھنے میں دقت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی اور کچھ دیر سب کو دیکھنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ممی نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر اس آدمی نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ اب بالکل ٹھیک ہے اور اگر اٹھ کر بیٹھنا چاہتی ہیں تو انہیں بیٹھنے دیں، بلکہ چلنے پھرنے دیں یا باہر جانے دیں۔ اس بستر میں قید کرنے کی کوشش نہ کریں، انہیں ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ جو چلنے پھرنے یا اٹھنے بیٹھنے سے بڑھ جائے۔ اس آدمی نے ممی سے کہا تھا۔